तो गाइस चलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 और पेपर में इसकी बहुत अच्छी खासी वेटेज आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी बेस भी आते हैं। थोड़े बहुत केस स्टडी मैं बीच में डिस्कस कर लूंगा इसके अंदर। तो मैं ऑब्वियस सी बात है सो मच डिटेल के अंदर, सो मच डेप्थ के अंदर तो नहीं जा पाऊंगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है मैराथन को मैराथन की तरह ही रखेंगे। और क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, आप यकीन मानो मेरे पास इस टाइम पे सीए फाउंडेशन के मोटा मोटा 200-250 बच्चा होगा करंट में, और सीएमए फाउंडेशन का भी बहुत है। सीएमए फाउंडेशन का बहुत बच्चा है मेरे पास। तो होता क्या है कि जब मैं उन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराता हूं, तो जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, वो बताएंगे। जब मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराता हूं तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ही 16 से 17 क्लास लेते हैं 2 आवर्स की, मतलब 30 से 32 घंटे खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लगाते हैं। और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पे लगाऊं, और तो इसीलिए मैं जितना हो सकता है अपने एंड से बढ़िया कराने की कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारी रिवीजन हो सके। तो मैं कुछ चीजों की प्रिजम्पशन ले रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेस पता है और आप रिवीजन पर्पस से आए हो। स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। पहले कुछ बेसिक बात कि देखो, इंडियन वर्ड मैं सब पे फोकस करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो पहले तो मैं ये समझना है कि इंडियन तो समझ आ रहा है कि ये लॉ इंडिया का है। हमें दो शब्दों पे फोकस करना है, एक एक्ट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इन दो चीजों पे फोकस करना है। 1872 ये डिनोट कर रहा है कि एक्ट इंडिया में 1872 में आया होगा। हमें दो शब्दों पे फोकस करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं एक्ट के ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले मैं किसके ऊपर बात करता हूं, एक्ट। फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये ना बेस है। देखो, ये जो जब हम बोलते हैं एक्ट, तो ये क्या एक्ट तुम्हारी मेरी बुक का कोई चैप्टर है कि तुम्हारी बुक का ये चैप्टर नंबर दिस, मेरी बुक का ये चैप्टर नंबर दिस? नहीं, एक्ट मींस लॉ। एक्ट मींस लॉ। लेकिन ये एक्ट बनता कैसे है, मैं आज उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। एक मिनट, थोड़ा इसको ब्रॉड कर देते हैं। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। ड्राफ्ट लॉ, पहले एक ड्राफ्ट में लॉ प्रिपेयर किया जाता है, देन उसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार उस बिल को लोकसभा ने पास कर दिया, देन राज्यसभा पेश किया जाएगा। एक बार उस बिल को राज्यसभा ने भी पास कर दिया, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस बिल को लेके जाया जाएगा। देन उसके बाद किसके पास लेके जाया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेके जाया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट दे देते हैं, असेंट का मतलब होता है कंसेंट, सहमति, उस बिल के ऊपर अपने साइन कर देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। तो अब बात स्टार्ट करें। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल मींस ड्राफ्ट लॉ। पहले एक ड्राफ्ट में लॉ रेडी किया जाता है, उसमें कमियां पेशियां जो भी हैं वो देखी जाती हैं। लॉ मेकर्स उसको लॉ को बनाते हैं, देन उस बिल को कहां रखा जाता है? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाता है। और लॉ बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलवाया जाता है, बड़े बड़े सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स को बुलाया जाता है कंसल्टेंसी लेने के लिए, उनसे उनकी गाइडेंस लेने के लिए। देन उस बिल को बनाने के बाद लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाता है। उसका मतलब वो, और एक बार वो एक्ट बन गया, दैट बिकम्स लॉ। उसी एक्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉ। अब एक चीज समझने वाली है, जो एक्ट का ए होगा ना, वो हमेशा कैपिटल में होगा। अगर आप इसको स्मॉल कर दोगे तो दिस इज एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में जो हम कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बन जाएगा, तो एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा। एक्ट मींस लॉ। तो एक्ट बनता कैसे, ये तो समझ आ गया। लेकिन समझने वाली चीज है, पार्लियामेंट इंडिया में कब आई थी? मतलब हमारे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा सब 1947 आजादी के बाद हो। उससे पहले तो ब्रिटिशर्स का राज था।
और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंडिया तो 1947 में आजाद हुआ, 1947 में उसको फ्रीडम मिली इंडिया को। तो इसका मतलब ये तो फ्रीडम से पहले का लॉ है, ये उससे पहले ही आ चुका है। तो इसको किसने बनाया था? इस लॉ को ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसको हम बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग। उस टाइम जिस लॉ मेकिंग बॉडी ने बनाया था उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आज की डेट में जो लॉ बनाती है वो कौन है? पार्लियामेंट। अगर पूरे इंडिया लेवल देखो, दो तरीके के लॉ होते हैं, एक लॉ वो जो पूरे इंडिया पे लगते हैं उनको बनाती है पार्लियामेंट, एक लॉ वो जिन जो पूरे स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, एक स्टेट का अलग दूसरी स्टेट का अलग। एग्जांपल ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट। ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट से पता है तुमने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं। अच्छा, दिल्ली में जो बंदा गाड़ी चला रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, जो उसके बराबर में बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। लेकिन हर स्टेट में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी स्टेट में खाली चलाने वाले को लगानी होती है, साथ में बैठने वाले को नहीं लगानी होती। सेम दिल्ली के अंदर एक दूसरा सिस्टम है कि जो स्कूटर पे बाइक पे जो लोग जा रहे हैं, जो आगे बैठा है उसे भी हेलमेट पहना है, जो पीछे बैठा है उसे भी हेलमेट पहनना है। लेकिन बहुत सारी स्टेट में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये जो ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट है वो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ऐसे लॉ को बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे लॉज को कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेटर। जैसे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउस होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा विधान परिषद, तो वो स्टेट से पास कराया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ सेंट्रल लॉ, तो अभी हम ये इसको इंडिया वाला, ये पूरा इंडिया वाला लॉ है। तो ऐसे लॉ जो ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं उन्हें कौन पास करती है? पार्लियामेंट। वो अलग बात है कि 1947 के बाद, आजादी के बाद, अब जो भी लॉ है उनको पार्लियामेंट पास करेगी ऑल ओवर इंडिया वालों को, और स्टेट टू स्टेट वालों को स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी। लेकिन ये लॉ 1872 में आ चुका था। तो आजादी से पहले किसने पास करा था उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि वो किसने पास करा था, ब्रिटिशर्स ने, और उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठ के आता है वो ये आता है कि कोई भी जब लॉ बनता है तो वो इफेक्टिव कब से होता है? जैसे मान लो, जैसे तुम्हें दिखा देता हूं कि इस लॉ को इफेक्टिव, ये जो लॉ था ये कब आया। मैं पहले इसको वहां से समझाने से पहले एक चीज बताता हूं। जैसे कोई भी लॉ जब है, जैसे आज प्रेसिडेंट ने असेंट दी, आज प्रेसिडेंट ने असेंट दी, तो वो बिल एक्ट तो बन गया। तो वो लॉ इफेक्टिव कब से होगा? मतलब लॉ तुम्हारे मेरे घर के लिए तो बनाया नहीं गया, इंडस्ट्री को चलाने के लिए बनाया गया है। तो इंडस्ट्री वालों से फॉलो कब से करना शुरू करेंगे? ये क्वेश्चन उठ के आता है। तो एक चीज याद रखना, जब कोई लॉ बनता है तो उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में, जब कोई लॉ बन जाता है तो जब उसको प्रेजेंट असेंट देते हैं, देन उस लॉ को ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। मान लो कि अगर कोई पर्टिकुलर लॉ बना, मान लो एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं कि मान लो कोई पर्टिकुलर लॉ बना 1 सितंबर 2020 को, प्रेसिडेंट ने असेंट दी और सेम डे उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया गया, सेम डे उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर दिया गया। लेकिन ऑफिशियल गजेट क्या है? जब तुम्हारे स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था, स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था, उस पर कोई भी चीज, अगर कोई अनाउंसमेंट आनी होती थी तो उस नोटिस बोर्ड पे लिख दिया जाता था और सारे बच्चों को इन्फॉर्म हो जाता था। आजकल तो खैर जमाना बदल गया है, नोटिस बोर्ड के अलावा बच्चों के फोन पे, बच्चों के पेरेंट्स के फोन पे मैसेज आ जाते हैं, कोई भी अगर अनाउंसमेंट होती है तो, कोई छुट्टी की या किसी भी चीज से रिलेटेड। लेकिन पहले हमारे टाइम पे तो जब ये एसएमएस का इतना चक्कर नहीं होता था, तो क्या होता था कि कोई भी जब लॉ या जैसे स्कूल में कोई भी अनाउंसमेंट होती थी वो नोटिस बोर्ड पे पब्लिश की जाती थी, उससे पूरे स्कूल को पता लग जाता था। जैसे सपोज कल छुट्टी है तो नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे टुमारो इज योर हॉलिडे, तो पूरे स्कूल को पता लग जाता था कल छुट्टी है। तो जस्ट लाइक ऑफिशियल गजेट भी यही है, जब कोई लॉ बनता है ना तो ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया एक हमारी सरकार की एक वेबसाइट है, एक कागज पर लिखकर उसको उस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। तो हम जब उसे अपलोड करके वहां पब्लिश कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि उस लॉ को हमने ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया। मैं तुम्हें दिखाता भी हूं कौन सी वो वेबसाइट है। कोई भी जब नया लॉ बनता है उसे यहां पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ये वेबसाइट है ऑफिशियल egazette.nic.in, यहां आपको आना है। ये देखो द गजेट ऑफ इंडिया, द गजेट ऑफ इंडिया, ये हमारी सरकार का लॉ है। ये देखो बड़े सारे लॉ बने हुए हैं, ये देखो, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज नया लॉ बनाया, ये ऐसे ऐसे सारे लॉ दिखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड का आया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आया।
तो ये बड़े सारे लॉ जो बनते हैं वो सब यहाँ आ जाते हैं। तो कोई भी जो लॉ बनता है जब उसे यहाँ अपलोड कर दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट में लिखकर, और जब उसे लिख के यहाँ पब्लिश कर दिया तो हम बोलते हैं कि हमने उस लॉ को ऑफिशियल गजट में अपलोड कर दिया। और जब हमने ऑफिशियल गजट में अपलोड करा तो बड़े ध्यान से सुनना, अगर उसमें जैसे सपोज मान लो 1 सितंबर को प्रेसिडेंट ने सेंट दी और हमने 1 सितंबर को ही ऑफिशियल गजट पब्लिश करने के बाद उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, अगर हमने उस लॉ में कोई डेट नहीं बताई कि ये लॉ किस डेट से इफेक्टिव होगा, तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। और लॉ कब पब्लिश किया था, क्या 1 सितंबर 2020 को। लेकिन अगर हमने कोई डेट बताई है, मान लो हमने पब्लिश करा ऑफिशियल गजट में 1 सितंबर 2020 को, लेकिन हमने डेट बताई है कि ये जो लॉ है वो इफेक्टिव होगा 10 अक्टूबर 2020 से, अगर हमने कोई ऐसी डेट बताई है तो ये लॉ उस डेट से इफेक्टिव होगा। तो दो बातें हो गई कि कोई भी लॉ जब बनता है तो बनने के बाद उसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाता है, और पब्लिश करने के बाद अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। जैसे अगर लिखा है कि इस डेट से इफेक्टिव होगा तो उस डेट से होगा। अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा, उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो फटाफट लॉ बनाने का सिस्टम हमने समझ लिया। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट लॉ। देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने असेंट देंगे, दैट इज साइन मारेंगे। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। अब बिल तो बन गया, एक्ट तो बन गया, लॉ तो बन गया। अब वो लॉ इफेक्टिव कब से होगा, अगर कोई डेट, उसे ऑफिशियल गजट पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अब इसको, ये जो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। अब उसका लॉजिक देता हूं क्यों। अरे भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं। अच्छा, पहले के जमाने में जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, जब इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, तो उस टाइम पे लॉ कौन बनाते थे, राजा महाराजा। अच्छा, राजा को चुनती कौन है, प्रजा। और राजा जब लॉ बनाता था ना, तो उस टाइम पे इंटरनेट तो होता नहीं था, तो राजा का जो लॉ बनता था उसको पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था, पूरे विलेज में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था, और कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहा जाता था, राजा का राजपत्र आ गया। और उस टाइम पे जो लॉज होते थे ना, वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते थे। एनिमल्स की स्किन काट कर लिखे जाते थे, पत्थरों पे लिखे जाते थे। वो जो कुछ लोग डायलॉग मारते हैं ना, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, वो इसी वजह से मारते हैं कि पुराने जमाने में जब लॉ एक बार पत्थर पे लिख दिया जाता था उसके बाद मिटाया नहीं जाता था। तो जब वो लॉ बन जाता था उसको पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था। तो जब पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराते थे तो कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहा जाता था, राजा का राजपत्र आ गया। अच्छा, आज की डेट में राजा कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चुनती कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बेसिकली सरकार। और उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली अलग से बॉडीज कौन सी बनाई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू पावर किसके पास आई है, लेजिस्लेटिव। हमारे, आपको पता होगा इंडिया में 3 तरीके की बॉडीज हैं। अगर आपने पढ़ा हो 11th 12th में पढ़ाया जाता है या 9th 10th में पढ़ाया जाता है सिविक्स वगैरह के अंदर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें 2 बॉडी आती हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो आज की डेट में लॉ कौन बनाती है, पार्लियामेंट। चुनती कौन है उन लोगों को, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, एमपीज वगैरह, एमएलएस वगैरह, ये तुम लोगों को, ये जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह जितने भी लॉ मेकर है सब नीचे एमएलएस वगैरह पहुंचते हैं वहां पे। तो इन सबको चुनती कौन है, प्रजा, आप लोग। और एक बार जब वो बना देते हैं लॉ तो उसे पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। पहले गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराते थे, अब उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देते हैं। तो पहले कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। आज की डेट में राजा को रिप्रेजेंट कर दिया भारत से, मतलब लॉ मेकर से। लॉ मेकर्स को हम भारत बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं भारत का राजपत्र आ गया। तो ये लॉजिक है। तो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। क्यों बोलते हैं मैंने समझाया। लॉ कैसे बनता है उसके ऊपर बात हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अच्छा, अब एक बात, जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी लॉ जब बनता है तो जब पब्लिश करने की डेट अलग होती है, इसे हम बोलते हैं एक इसे हम बोलते हैं इनेक्टेड। ये देखो लिखा है ना, ये देखो दो डेट होती है, ये रहा। एक होती है इनेक्टेड डेट, एक होती है कमेंसमेंट डेट। एक होती है लॉ कब बना, एक होता है लॉ लागू कब से हुआ, कमेंस कब से हुआ, वही जो मैंने बताया। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट मींस बना कब था, प्रेसिडेंट ने, मतलब प्रेसिडेंट मतलब उस टाइम पे जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी उन लोगों ने असेंट कब दी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इंपीरियल लॉ मेकिंग बॉडी थी, उन्होंने असेंट कब दी थी, 25 अप्रैल 1872 को। तो मतलब ये आया कब था, 25 अप्रैल 1872 ये आया था, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ था। इफेक्टिव कब से हुआ था, मतलब लोगों को फॉलो कब से करना था,
इफेक्टिव डेट क्या थी? 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। तो 1/9/1872। तो कोई भी एक्ट बनने से पहले जब वो बिल होता है, जब वो लॉ वगैरह बन जाता है, प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं, तो उसके बाद जब वो असेंट देके एक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनैक्टमेंट डेट, और जब वो लागू हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डेट या कमेंसमेंट डेट। तो ये है इनकी इनैक्टमेंट डेट और ये है इसकी इफेक्टिव डेट। ठीक, अब हम देखते हैं कि शब्द कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द समझना जरूरी है। देखते हैं क्या है। तो गाइस अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले ना, बस मैं एक चीज बता दूं, पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझने से पहले, जनरली ना लॉ पढ़ने का तरीका होता है, जैसे मैं अगर समझाऊं तो जैसे मान लो लाइक सेक्शन 460(1)(a)(2), तो जनरली हम ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज सेक्शन, दिस इज सबसेक्शन, दिस इज क्लॉज एंड दिस इज सब क्लॉज। जनरली लॉ पढ़ने का तरीका ये होता है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। मतलब सेक्शन, जैसे अगर हमने लिखा है सेक्शन 460 सबसेक्शन 1(a)(2), तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, सेक्शन 460 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 2, ऐसे पढ़ेंगे। तो जनरल तरीका ये होता है कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता ही नहीं, सीधा क्लॉज आ जाता है। सेक्शन का सबसेक्शन आता ही नहीं, सीधा क्लॉज आ जाता है। उसके पीछे एक बहुत डिटेल लॉजिक है, वो मैं अभी मैराथन में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी के लिए इतना बता देता हूं कि जो डेफिनेशन सेक्शन होता है ना, डेफिनेशन सेक्शन जो होता है, वहां पे हमेशा क्लॉजेस आते हैं। सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आएगा, वहां क्या आएंगे? क्लॉजेस। लेकिन ये रट नहीं लेना, अब तुम मेरे डिटेल कोर्स वाले बच्चे तो हो नहीं, तो मैं इसलिए डिटेल में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन कभी तसल्ली से मेरे को अगर टाइम लगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके पीछे लॉजिक देने के लिए, कि कई बार सेक्शन के पीछे क्लॉज क्यों पढ़ते हैं। जो हमारे अपने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, जो इस वीडियो के नीचे देख रहे हैं वो बताना जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि तुम्हें ये चीज पता या नहीं पता। लेकिन अभी के लिए तुम इतना मान लो कि सेक्शन के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि क्लॉज आ जाता है, वरना जनरली सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है। तो डेफिनेशन सेक्शन में जनरली सेक्शन के बाद सबसेक्शन नहीं आता, क्या आता है? क्लॉज। तो अब उसी के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमने एक्ट तो समझ लिया क्या होता है। एक्ट वर्ड क्या शो होता है? एक्ट वो हमने देख लिया। इंडियन वर्ड क्या शो कर रहा है कि इंडिया का है। 1872 क्या डिनोट कर रहा है कि ये एक्ट इंडिया में 1872 में आया होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब है ये लॉ कॉन्ट्रैक्ट में डील करता है। किस में डील करता है? कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अब उसको समझते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन 2 क्लॉज एच है, वो ये बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इधर दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है वर्ड एग्रीमेंट, दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है एनफोर्सेबल। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें दो शब्द निकालने, तो इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब इसको समझते हैं क्या है ये, इसको समझते हैं क्या चीज है। एग्रीमेंट क्या होता है और एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, दोनों को समझते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पहले हम एग्रीमेंट पे आते हैं, फिर एनफोर्सेबिलिटी पे जाएंगे। पहले एग्रीमेंट समझते हैं। क्या तुमने कभी एग्रीमेंट करा है? क्या मैंने कभी एग्रीमेंट करा है? हम सबने करा है, जाने अनजाने सबने करा है, और हमें पता भी नहीं कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कह रहा है एग्रीमेंट? क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम कर, उस किराने की दुकान पे जा और जा एक काम कर कि 2 लीटर मिल्क ले आ, 2 लीटर मिल्क ले आ और साथ में एक पेन ले आ। आप उसकी दुकान पे गए,
आपने उसको जाकर बोला कि भैया मेरे को 2 लीटर दूध दे दो और एक पेन दे दो। आपने उसे क्या दिया? ऑफर। वो सामान लेकर आया और उसने आपको सामान पकड़ाकर आपसे पैसे लिए और आपको चीट दे दी। उसने क्या दिया आपको? एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया। इसका मतलब जाने अनजाने में हम लोग एग्रीमेंट हमेशा करते हैं। हम लोग गए शाम को मोमोज वाले के पास और मोमोज वाले भैया को बोला भैया 1 प्लेट मोमोज लगा दो। हमने क्या दिया? ऑफर। वो कहता है कि ठीक है मैं लगा देता हूं, 50 रुपए की है। उसने क्या दी? एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब आप एग्रीमेंट रोज करते हो, हर रोज करते हो किसी ना किसी चीज को लेके। एंड एग्रीमेंट मे बी इन ओरल, मे बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। तो इसका एग्रीमेंट तो समझ आ गया आपको, एग्रीमेंट तो समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड आता है एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है लागू करना। एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब क्या होता है? लागू करना। लेकिन यहां पे एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब लागू करने वाला नहीं लगेगा। यहां पे एनफोर्सेबिलिटी के लिए हमारे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन है 10। उस सेक्शन 10 में 6 कंडीशन दी गई हैं। अगर वो 6 की 6 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। अगर वो 6 कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। इसका मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को, अगर हमें किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो पहले तो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाए। एग्रीमेंट कैसे बनेगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्लस वो एनफोर्स होना चाहिए। एनफोर्स होने के लिए हमारे को 6 कंडीशन पूरी करनी है। अगर ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया और वो 6 कंडीशन पूरी हो गई तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर वो 6 कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसका मतलब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो हुआ ही नहीं। एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन एनफोर्स नहीं हो पाया। क्यों? एनफोर्स तब होता जब 6 की 6 कंडीशन पूरी होती। अगर उसमें से एक भी पूरी नहीं हुई तो वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो 6 कंडीशन क्या है अभी हम समझेंगे, लेकिन ले दे के ये समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब जरा देखो, अब जरा हम समझें। तो ये हमारे को समझ आ गया एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब हम एक चीज देखते हैं अब प्रैक्टिकली। अब वो 6 कंडीशन समझा रहा हूं तुम्हारे को, फिर इसको लिंक करेंगे पूरी चीज को। वो 6 कंडीशंस क्या है मैं उनके पर बात करता हूं। छह कंडीशन में पहली कंडीशन है कंपीटेंट पार्टीज। हमारा लॉ, कंपीटेंट का मतलब होता है योग्य। हमारा लॉ कहता है कि हमारे इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट 3। मतलब लॉ हमारा ये कहता है कि हमारे इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है 3 लोगों को छोड़कर। तो हम कौन कौन कर सकता है वो जानने से बेहतर है हम ये समझ लेते हैं कौन कौन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो 3 ही है। उन 3 को छोड़ के जो बच गए वो सब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम उल्टा समझ लेते हैं कि हमारे इंडिया में कौन 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कौन 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहले कंपीटेंट पार्टी में हम समझे क्या, लॉ बोलता है एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट 3। वो 3 कौन कौन है? पहला है माइनर, नेक्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नेक्स्ट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हमारा लॉ कहता है हर बंदा इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है 3 लोगों को छोड़कर, एक माइनर को छोड़कर, एक अनसाउंड माइंड को छोड़कर, एक डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को छोड़कर। माइनर इंडिया में वो बंदा है जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ। अनसाउंड माइंड वो पर्सन है, देखो एक होता है साउंड माइंड, साउंड मीन जिसका दिमाग काम करता है, जो हर चीज सोच समझ के करता है। अनसाउंड माइंड वो जिसका दिमाग काम नहीं करता। एग्जांपल मेंटल, इडियट। ये मेंटल इडियट में क्या फर्क होता है भी आगे जाके बात करेंगे। ड्रंकर्ड, अच्छा ड्रंकर्ड कौन होता है? शराबी। शराब पीने के बाद उनका दिमाग काम नहीं करता, तो ये लोग होते हैं अनसाउंड माइंड के अंदर।
इन सब के बारे में बात करेंगे आगे जाके। और नेक्स्ट आता है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई है, लॉ ने डिस्क्वालीफाई करा है। एग्जांपल संजू बाबा, सलमान खान। जब तक हमारा एक, ये तो एक पॉइंट समझा रहा हूं, जब तक ये लोग जेल में है तब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। तुमने देखा होगा ना कि जब ये लोगों के ऊपर केस चल रहा होता है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो अलग बात है कि अगर कल कोई जेल से छूट के आ जाते हैं, परमिशन लेके आते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाहर आकर। लेकिन जब तक ये जेल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये डिस्क्वालीफाइबल लॉ है। क्या है? डिस्क्वालीफाइबल लॉ। इसका मतलब हमारे इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है, 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, अनसॉन माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इन सबके बारे में, माइनर, अनसॉन माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बेस समझ लिया। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपको इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करना तो पहले आप कंपीटेंट पार्टी होने चाहिए। और हमारे इंडिया में 3 पार्टी इनकम्पिटेंट है। इनको छोड़ के जो बच गए वो सब क्या है? कंपीटेंट। तो ये तीनों कौन है? इनकम्पिटेंट पार्टीज। इनको छोड़ के जो बच गए वो सब क्या है? कंपीटेंट। पहला। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओ सॉरी, वो तो उधर ही हो गया ना। कंपीटेंट पार्टीज के बाद नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। नेक्स्ट क्या है? फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी बर्डन। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं किसी की दुकान पे गया, मैंने उसको बोला भैया कोक की बोतल दे दो। उसने कहा ले लो। मैंने कहा हाफ लीटर कोक की बोतल चाहिए। वो कहता ले लो। मैंने कितने की? उसने कहा 40 रुपीज की। मैंने उसको 40 रुपए पकड़ाए, उसने मेरे को कोक की बोतल दे दी। इसका मतलब मैंने उसे ऑफर दिया, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दे दी। क्या मेरे को कोक खरीदने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला था? नहीं। क्या उसके ऊपर, दुकानदार के ऊपर कोक बेचने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला था? नहीं। मैंने अपनी इच्छा से खरीदी है, दुकानदार ने अपनी इच्छा से बेची है। इसका मतलब दोनों ने अपनी इच्छा से सहमति दी है। किसी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है। दैट इज फ्री कंसेंट। दैट इज फ्री कंसेंट। ऐसी कंसेंट को हम क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट। नेक्स्ट बात करता हूं। केस 2, ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है। मान लो एक पर्सन है मैं, और मान लो एक पर्सन है एक्स और वाई, 2 पर्सन एक्स और वाई। मान लो जो एक्स है ना वो बदमाश है, वसूली है, होता है ना बदमाश टाइप लोग, वैसा है। एक वाई है, वो बेचारा सीधा साधा बंदा है। वो शोरूम से ना अभी नई नई स्कूटी निकलवा कर लाया, एक्टिवा। तो वो रोड से जा रहा था, तो उस वसूली ने रास्ते में रोक लिया। वसूली ने बोला यार तेरी स्कूटी तो बड़ी बढ़िया लग रही है, कितने की लाया है? उसने बोला अभी लाया हूं 60,000 रुपीज की। वसूली ने कान पे एक रैप्टा मारा और उसको बोला चल चाबी छोड़ और चलता बन, 20,000 पे ले और चलता बन। वो कहता बस 20,000 पे? कह रहा शुक्र कर तेरे को 20,000 दे रहा, वरना वो भी नहीं देता। एक और रैप्टा मारा, कान पर भेज दिया। उसको भेज दिया। वो कहता, अब उसके दिमाग में 2 चीजें आ रही है। अगर मैंने इसको नहीं, या तो इसके पास थाने में जाके कंप्लेंट कर दूं इसके अगेंस्ट, अगर मैंने कंप्लेंट करी तो आज तो इसको पुलिस ले जाएगी, कल को निकलेगा तो फिर मारेगा। दूसरा तरीका चुपचाप दे के निकल लो, वरना मारेगा बहुत। तो वो चुपचाप अपनी स्कूटी देकर 20,000 पे लेके चला गया। उसने सहमति तो दी, लेकिन क्या वो फ्री थी? नहीं, उसके ऊपर एक बर्डन था। उसके ऊपर क्या था? एक बर्डन था। लेकिन लॉ कहता है देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। इसका मतलब वो जो उसके साथ हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब फ्री कंसेंट होती है। लेकिन सामने वाले बंदे की कंसेंट फ्री नहीं थी और वो केस कर सकता है, इसके ऊपर केस कर सकता है। वो अलग बात है, डर के चला गया अलग बात है, लेकिन वो केस कर सकता है। तो पहली बात कंपीटेंट पार्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है बिजनेस। जैसे एग्जांपल, मैंने एक कंपनी बनाई और मैं कंपनी का, मेरा मेन एम है कि मैं ओपीएम बेचूंगा। मैंने एक कंपनी बनाई और उसमें मेरा मेन एम है कि मैं ओपीएम बेचूंगा। ओपीएम समझ आता है? अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, है ना? ओपीएम बेचूंगा, अफीम बेचूंगा। अच्छा, मेरे को पता है इंडिया में, मैंने सोचा मन में इंडिया में डिमांड ही बहुत है, लोग खरीदेंगे बहुत, स्मैकी बहुत है हमारे इंडिया में। तो मैंने सोचा ओपीएम का काम करेंगे। क्या ये मेरा ऑब्जेक्ट लॉफुल है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। क्या मेरी इंडिया में गवर्नमेंट मेरे को ऐसी कंपनी बनाना अलाउ कर देगी? नहीं करेगी, ये ड्रग्स वगैरह ऐसे सब बेचने के लिए नहीं।
इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मींस मैं एग्जांपल इंडिया में रेडीमेड गारमेंट का काम करूंगा, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है ना। मैं ऑटोमोबाइल का काम करूंगा, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये सब काम अलाउड नहीं है। मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, AK-47 बेचूंगा, रिवॉल्वर बेचूंगा, क्या अलाउड है? नहीं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। फोर्थ है लॉफुल कंसिडरेशन। देखो, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। मैंने आपको पैसे दिए, आपने बदले में मेरे को कोई चीज दे दी। सपोज मैं आपकी दुकान पे गया और मैंने बोला कि मेरे को एक चॉकलेट चाहिए, तो आपने कहा ले लो। मैंने पूछा कितने की है, मैंने पूछा कितने की है, तो उसने बोला 50 रुपए की है। मैंने उसको 50 रुपए पकड़ाए, उसने मेरे को चॉकलेट दे दी। तो मेरे लिए उसके, देखो, मैंने आप उसको 50 रुपए से मेरे को चॉकलेट दे दी, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? चॉकलेट। उस सामने वाले बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन चॉकलेट है, और सामने वाले बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50 रुपए। इसका मतलब मेरे को रिटर्न में चॉकलेट मिल रही है, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? 50 रुपए मिल रहे हैं, दोनों को कंसिडरेशन मिल गई, दैट इज कंसिडरेशन। मगर ये एक वर्ड यूज जो या वर्ड जुड़ा है साथ में, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब इसका मतलब क्या है? मैं गया यहां से, देखो बड़े ध्यान से सुनना, मैं गया, तुमने देखो ना वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, मैं गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुमने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ जगहों पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम देखोगे, अगर तुम नॉर्थ कैंपस वाली साइड चले जाओ या तुम साउथ कैंपस में हौज खास वाली तरफ चले जाओ, तुम्हारे को ना हौज खास के आसपास जो स्टूडेंट एरिया होते हैं ना, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट आपको पता ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट, तो वो जो स्टूडेंट एरिया होते हैं ना, आसपास आपको ड्रग्स बेचने वाले मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप हौज खास की तरफ जाओ, वहां पे आपको ड्रग बेचने वाले मिल जाते हैं। और उनकी वजह से क्या होता है ना, कल्चर इतना खराब हो रहा है आजकल, इन कुछ गलत बच्चों की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कि हमारे बच्चे ना बिगड़ दें। चलो छोड़ो, मैं बात क्या कर रहा हूं कि मान लो आप किसी जगह पे गए और आप, वो ड्रग वाला बंदा है, आपने उसको 1000 रुपए पकड़ाए और उसको चुपचाप बोला कि भाई एक छोटा सा अफीम का पैकेट दे दे। इसका मतलब आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? अफीम। उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? 1000 रुपए। क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं। क्या इंडिया में अफीम खरीदना बेचना लॉफुल है? नहीं, अनलॉफुल कंसिडरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा बोलता है सर थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है? थर्ड पॉइंट और फोर्थ में, थर्ड में भी यही बात हो रही थी, फोर्थ में भी यही। थर्ड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फोर्थ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि जो सेलर बेचेगा वो भी लॉफुल बेचेगा, जो कस्टमर खरीदेगा, फोर्थ पॉइंट में जो कस्टमर खरीदेगा वो भी लॉफुल खरीदेगा। तो 4 पॉइंट हो गए। पहला हो गया कंपीटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। फिफ्थ आता है एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली declared to be void, to be void। एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस। वॉइड का मतलब क्या होता है? यूजलेस। तो आपका एग्रीमेंट यूजलेस नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, ए बी को बोलता है, इसमें ना वो चीजें आती हैं, इसमें वो चीजें आती हैं जो स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल है या इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल, ए बी को बोलता है तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे। इसका मतलब ए ने ऑफर दिया, बी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिन लूंगा। बी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिन लूंगा। मतलब बी ने एक्सेप्टेंस दी। लेकिन क्या ये बी उस एग्रीमेंट को पूरा कर पाएगा? क्या वो तारे गिन पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ये एग्रीमेंट क्या है? स्टार्टिंग से ही वॉइड। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लास्ट आता है, लास्ट लास्ट लास्ट, एक पॉइंट और समझाता हूं। लीगल रिलेशंस। लॉ कहता है देयर मस्ट बी लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशन। दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सोशल। एग्जांपल, मैं एक शोरूम में गया, मैंने शोरूम वाले को बोला कि भाई मेरे को बाइक खरीदनी है, रॉयल इनफील्ड खरीदनी है। मैंने शोरूम वाले से पूछा कितने की है, उसने बोला 2 लाख रुपए की है। लेकिन उसने कहा आपको अभी नहीं मिलेगी,
आप 20,000 रुपए दो एडवांस मनी और 1 महीने की बुकिंग है, 1 महीने के बाद आपकी बाइक आएगी, तो 20,000 रुपए एडवांस मनी देके आप चले जाओ, जब आपकी बाइक आ जाएगी 1 महीने बाद आप 1,80,000 बैलेंस पेमेंट करना और बाइक ले जाना। मैंने उसे 20,000 रुपए पकड़ाए और मैं उसको पैसे देकर बुकिंग कराकर आ गया। अब 1 महीना हो गया, मैं उसको फोन कर रहा हूँ शोरूम वाले को कि भाई मेरी बाइक दे दो, मैं आप पे बुकिंग करवा के कहता, वो कह रहा कौन सी बाइक, कैसी बाइक, हम तो नहीं दे रहे। क्या मैं शोरूम वाले पे केस कर सकता हूँ? यस, क्योंकि मेरा उसके और मेरे, उसने मेरे को रसीद काट के दी होगी 20,000 की। इसका मतलब मेरे और उसके बीच में रिलेशन लीगल है, सोशल? लीगल है। मेरा उसको कोई सोशल फैमिली रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। यस। तो लॉ कहता है देयर मस्ट बी लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशन। केस टू, मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको डिनर डेट पे बुलाया 5 स्टार होटल के अंदर। मैंने उसको बोला डेट पे आएगी? कहती आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है आज रात को मिलते हैं 8 बजे। उसने कहा ठीक है डन। अब मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, अब मैं पहुंचा 5 स्टार फटाफट 4 साढ़े 4 बजे, और मैंने वहां पे ऑर्केस्ट्रा वाले बुक करा लिए, कैंडल लाइट वाले ने टेलर से टेबल सजवा ली कि भाई जैसे ही वो आए ऑर्केस्ट्रा बजाना शुरू कर देना, और अपना वही गिटार विटार जो भी है व्हाट्सएवर बजाना शुरू कर देना, और म्यूजिक बजाना, कैंडल वैंडल लाइट लगवा दी, कैंडल्स वगैरह लगवा दी, और खाना वाना सजवा दिया। अब ये सब करते करते मेरे को 7 बज गए, 8 बजे का बुलाया हुआ था। मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा आ रही है ना? आ रही है। वो कहती मैं आ रही हूँ। अब मैं खुश हूँ आ रही है। अब मैंने 7:30 बजे फिर फोन कर दिया, आ रही नहीं? कह रही हाँ हाँ बस निकल गई घर से। करते करते 8 बज गए, वो नहीं आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट हो गई होगी 15-20 मिनट। 8 के 8:30 हो गए, वो नहीं आई। मैंने बोला आ रही है? कह रही मैं रास्ते में लेट हो गई, बस अभी आ रही हूँ। फिर उसके बाद करते करते मैंने 9 बज गए, मैंने फोन करा, अब आ रही है? कहती हाँ हाँ बस आ गई। उसके बाद मैंने 9:30 बजे फोन करा, फोन स्विच ऑफ। मैं अभी 15 मिनट बैठा, 10 बज गए, मैंने दोबारा फोन मिलाया, स्विच ऑफ, और वो नहीं आई। इसका मतलब मैंने उसे ऑफर दिया था, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी थी, एग्रीमेंट तो हो गया था, लेकिन उसने पूरा नहीं करा, वो आई नहीं। क्या मैं उस पर केस कर दूं? क्या मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड पे केस कर दूं? वो नहीं आई। नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके और मेरे बीच में जो रिलेशन है दैट इज सोशल रिलेशन, नॉट लीगल रिलेशन। रिलेशन मस्ट बी लीगल। सोशल का एक और एग्जांपल देता हूं। एक पापा है, एक बेटी है। पापा ने बेटी को बोला कि बेटे अगर तेरे इस बार 12th में 90+ मार्क्स आएंगे, ये सी इंस्टीट्यूट में आया हुआ क्वेश्चन है और सीएमए में भी आया हुआ है, कि बेटा अगर इस बार तेरे 90+ 12th में मार्क्स आएंगे ना तो तेरे को आईफोन दिलवाऊंगा। बेटे के 90+ मार्क्स आए, अब पापा के पास गया, देखो पापा आपने वादा करा था मेरे तेरे 90 से ऊपर आएंगे तेरे को आईफोन दिलवाऊंगा, मेरे 90 से ऊपर आए मेरे को फोन दिलवाओ। पापा कहते कौन सा फोन, कैसा फोन? चुपचाप बैठ जा, चल नहीं दिलवा रहे, देख ले एमआई पसंद कर ले, एमआई लेना है तो ओप्पो वीवो लेना है तो ले ले, एप्पल नहीं दिलवा रहे। पापा अपने वादे से मुकर गए, पापा ने जो आपके साथ एग्रीमेंट करा था वो मुकर गए। क्या आप पापा पे केस कर दोगे हैं कि पापा आपने वादा पूरा नहीं करा? नहीं। क्या पापा और आपके बीच में रिलेशन लीगल था? सोशल। तो देयर मस्ट बी लीगल रिलेशन इंस्टेड ऑफ सोशल। तो ये हो गई बात है 6। इसका मतलब अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये एनफोर्सेबिलिटी की 6 कंडीशंस हैं। ये 6 कंडीशन किस चीज की हैं? एनफोर्सेबिलिटी की। ये 6 की 6 पूरी होनी चाहिए। अगर ये 6 की 6 पूरी होंगी तो ही कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब इसको मैं लिंक करता हूं, फटाफट ध्यान से सुनना। मैं एक शोरूम में, अब मैं पूरे को कंबाइन कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। मैं एक शोरूम वाले के पास गया, मैंने उसको बोला कि बाइक खरीदनी है, तो मैंने उसे क्या दिया? ऑफर। उसने कहा खरीद लो। उसने क्या दिया? एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट हो गया? यस, एग्रीमेंट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, हमारे को उसके लिए देखना है कि एनफोर्सेबिलिटी हो रही है नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई ये बाइक कितने की? उसने कहा 2 लाख रुपए की। मैंने उसको 2 लाख रुपए पकड़ाए, बाइक ले ली। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या मैं कंपीटेंट पार्टी हूं? यस, मैं 18 साल से ऊपर को तभी मैं बुलेट वगैरह खरीद रहा हूं, मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट, क्या मेरे को बाइक, क्या मेरी कंसेंट फ्री है? यस। क्या मेरे ऊपर बाइक खरीदने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला था? नहीं। क्या शोरूम वाला की कंसेंट फ्री थी? यस। क्या शोरूम वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक बेचना लॉफुल ऑब्जेक्ट है? यस। क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक खरीदना लॉफुल ऑब्जेक्ट है? यस। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो पॉसिबल नहीं है? नहीं। पैसे तो चीज ले लो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और नेक्स्ट, शोरूम वाले और मेरे बीच में रिलेशन लीगल है? सोशल है? लीगल है। इसका मतलब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब किसी भी एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो 6 की 6 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इन 6 में से एक भी पूरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। इन 6 में से एक भी पूरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। ठीक। तो अब पहला,
सेक्शन 2 क्लॉज एच बोलता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और नीचे बता रहा है दो तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, लीगल सोशल, ये आपको पता ही है क्या है, लॉ हमारे इंडिया में लीगली बाइंडिंग है, सोशल वाले बाइंडिंग नहीं होते। और अब आता है एनफोर्सेबिलिटी में, का मतलब एनफोर्सेबिलिटी के लिए लॉ क्या बोलता है कि एनफोर्सेबिलिटी का इंग्लिश मतलब होता है कंप्लायंस विद द लॉ रूल और ऑब्लिगेशन, कि मतलब लॉ को फॉलो करना इज कॉल्ड कंप्लायंस विद द लॉ इज एनफोर्सेबिलिटी। और वो कैसे कंप्लायंस होगा, एनफोर्सेबिलिटी कब होगी, जब सेक्शन 10 की 6 कंडीशन पूरी होंगी। अगर सेक्शन 10 की 6 कंडीशन पूरी होंगे तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वरना एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। पहला, द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वही लीगल रिलेशन, लॉफुल रिलेशन। नेक्स्ट, द पार्टीज मस्ट फ्रीली कंसेंट, जो मैंने लिखा था फ्री कंसेंट। थर्ड, द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने लिखा था कंपीटेंट पार्टीज। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन, जो हमने वहां पे लिखा था। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, ये भी लिखा था। द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये भी लिखा था। और सेवंथ है लीगल फॉर्मेलिटी, ये कोई पॉइंट नहीं है, जब 6 की 6 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो जाएंगी, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसका अलग किसी एग्रीमेंट में अगर ये 6 की 6 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब if a contract fulfill all the above mentioned conditions then the contract is said to be enforceable by law, तब वो contract enforceable by law माना जाएगा। और अगर इसमें से एक भी पूरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। नेक्स्ट आता है essentials of contract। तो essentials of contract क्या है, there must be an agreement और next agreement must be enforceable by law। तो सीधी सी भाषा में contract is equal to agreement plus एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अब आता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, ये क्या चीज है जरा अभी देखते हैं। तो गाइस अब आगे देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ये तो आपको पता ही है। क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, पहले मैं इसका रुक जाओ, मैं कुछ एक चीज पूछनी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, एग्रीमेंट ज्यादा बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा है? अब तुमने एग्रीमेंट भी पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया, ज्यादा बड़ा कौन सा है? बेटा लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी की भी 6 कंडीशन जोड़ते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है, बड़ा का मतलब है कि किसका स्कोप ज्यादा वाइडर है। एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि एग्रीमेंट तो हमेशा हो ही जाता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है। इसका मतलब एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं किसी के पास गया, मैं उसके पास गया और मैंने उसको जाकर बोला कि भाई मेरे को आपसे एक चीज खरीदनी है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, पर ध्यान से सुनना। मैंने ए ने बी को बोला कि भाई जुपिटर पे जाके मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, जुपिटर पे जाके 10 पंखे बेचा। जुपिटर मींस अनदर प्लैनेट। ए ने बी को बोला मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, जुपिटर पे जाके 10 पंखे बेचा। ये जुपिटर में स्कूटर की बात नहीं कर रहा, अनदर प्लैनेट की बात कर रहा हूं। बी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बेच दूंगा। ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड। ये जो 5th कंडीशन थी, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि इसकी 5th कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब एग्रीमेंट तो हमेशा हो जाता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो 6 कंडीशन चेक करनी है। एग्जांपल, माइनर गया किसी दुकान के ऊपर, उसने जाके चीज खरीद ली, और वो माइनर के साथ जब एग्रीमेंट करा तो एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं, क्योंकि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, क्योंकि माइनर कंपीटेंट पार्टी नहीं है। तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब वो एग्रीमेंट पे रुक गया, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। इसका मतलब एग्रीमेंट तो हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी बनेगा जब ये 6 कंडीशन पूरी होंगी। इसका मतलब एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है, क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब 6 कंडीशन पूरी होंगी, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कभी होगा कभी नहीं होगा, इसका मतलब उसका स्कोप नैरो है, लेकिन एग्रीमेंट तो ऑफर एक्सेप्टेंस देते ही हो जाता है, तो एग्रीमेंट हमेशा होता है। इसलिए मेरे एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। तो पहला तो ये हो गया कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पढ़ लिया। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब एक एग्रीमेंट आपके ऊपर तब तक बाइंडिंग नहीं होता जब तक वो सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं करता, और अगर सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वही बता रहे हैं, एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस इट सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10। ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी।
आपको एक एग्रीमेंट तब तक फॉलो नहीं करना जब तक वो सेक्शन 10 की सारी कंडीशन फुलफिल करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा बनता ही कब है, 6 कंडीशन पूरी करने के बाद। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप। एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। फोर्थ, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मगर हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट करा, वो एग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन आप किसी शोरूम में गए, आपने एग्रीमेंट भी पूरा कर लिया, आपने 6 की 6 कंडीशन भी पूरी कर ली एनफोर्सेबिलिटी वाली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी और एग्रीमेंट भी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही कब, जब एग्रीमेंट भी पूरा होगा, एनफोर्सेबिलिटी भी पूरी होगी। लेकिन एग्रीमेंट तो बिना एनफोर्सेबिलिटी के भी बन सकता है। इसका मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा, उसके अंदर एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही है। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्या एग्जांपल, हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, वो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर इनकम्पिटेंट पार्टी है। ये हो गई बात खत्म। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है दो तरीके के पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो जो बोल के करे या लिख के करे। मैं किसी की दुकान पे गया, मैंने कहा कोक की बोतल दे दो, मैंने उसे पैसे दिए, उसने मेरे को चीज दे दी। मैंने उसे जब पैसे दिए, दैट इज ऑफर। मैंने जब उसे चीज बोली कि मेरे को कोक की बोतल खरीदनी, दैट इज ऑफर। उसने एक्सेप्टेंस दी थी, दैट इज एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया, बात खत्म। दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। केस 2, मैं किसी शोरूम वाले पे गया, मैंने कहा बाइक खरीदनी है, उसने कहा ठीक है राइटिंग में एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो राइटिंग में, दैट इज आल्सो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो होते हैं जो ना बोल के करे, ना नहीं, एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो होते हैं जो या बोल के करे या लिख के करे। नेक्स्ट आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ना बोल के करे ना लिख के करे, लेकिन सर्कमस्टांसिस से पता लग रहे हैं या कंडक्ट से पता लग रहे हैं। एग्जांपल, तुम दिल्ली मेट्रो के ऊपर खड़े हो प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के बाद तुमने देखा कि मेट्रो का गेट खुला। क्या मेट्रो वाले ने आपको बोला अंदर आ जा? नहीं, वो जैसे ही गेट खुला आप अंदर चले गए और उसका गेट बंद हो गया। इसका मतलब उसका गेट खुलना ऑफर था, आपका अंदर जाना एक्सेप्टेंस थी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये कौन सा एग्रीमेंट था? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? इंप्लाइड। केस 2, आप बस स्टैंड पे खड़े होते हो, बस स्टैंड पे बस आती है, वो आज अलग बात है, कुछ कुछ टीटी बुला लेते हैं आवाज मार के, जो कंडक्टर होते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर बस आती है और बस का कंडक्टर नहीं बुलाता आपको, और बस के ऊपर सिर्फ नंबर लिखा होता है कि ये बस इस जगह जाएगी, तो बस वहां पे रुकी, आप उस बस में चढ़ गए, तो आपका चढ़ना क्या था? ऑफर। और मतलब बस का रुकना क्या था? ऑफर। और आपका चढ़ना क्या था? एक्सेप्टेंस। दैट इज आल्सो क्या? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वो भी क्या इंप्लाइड, ना किसी ने बोला ना किसी ने लिखा, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट उसी का पार्ट है। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। Executed contracts are those contracts in which both the parties have fulfilled their respective obligation. जहां पे दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटी को पूरा कर देती हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, मैं किसी के पास गया, मैंने उसको दुकान पे जाकर बोला कि भैया मेरे को आपसे ना चॉकलेट खरीदनी है। मैं कितने की है? भैया ने बोला 100 रुपए की है। मैंने उसे 100 रुपए पकड़ा, उसने मेरे को चॉकलेट दे दी। क्या मेरी ड्यूटी पूरी हो गई? यस। मेरी ड्यूटी क्या थी? पैसे देना। क्या उसकी ड्यूटी पूरी हो गई दुकानदार की? यस। उसकी ड्यूटी क्या थी? चॉकलेट देना। मैंने पैसे दिए, उसने चॉकलेट दी, दोनों की ड्यूटी पूरी हो गई, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन में ड्यूटी। एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी की जो ड्यूटी बनती है, ऑफरर और एक्सेप्टर की, दोनों की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो बंदा ऑफर देता है, मान लो ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मेरे को एक चॉकलेट चाहिए, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दी कि भाई ले ले एट ₹50, 50 रुपए की ले ले। तो जो ऑफर दे रहा है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। और ऑफरी का ही दूसरा नाम होता है एक्सेप्टर, क्योंकि आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग ना गलत लिखते हैं, वो यहां तो लिख देते हैं ऑफरर, सामने ऑफरी नहीं लिखते, एक्सेप्टर लिखते हैं। अब वो एक्सेप्टर लिखना ना गलत है, उसका रीजन है, तुमने किसी को ऑफर दिया, जरूरी थोड़ी है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तभी आप उसके आगे एक्सेप्टर लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। इसका मतलब एक्सेप्टर वो बन भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ऑफरी हमेशा है।
इसका जब आप ऑफरर के आगे हमेशा ऑफरी लिखोगे, एक्सेप्टर तब लिखोगे जब वो ऑफरी एक्सेप्टर बन जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज फिर वो ऑफरी ऑफरी ही है, एक्सेप्टर नहीं है। तो ले दे के जो ऑफर देता है वो ऑफर, जिसको दिया जा रहा है वो ऑफरी। तो मैं समझा के रहा था, जब दोनों पार्टीज ऑफर और ऑफरी अपनी दोनों ड्यूटी पूरी कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। एग्जांपल, आप मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आए और आपने मेरे को बोला कि आपको मेरे से क्लास लेनी है, मैंने कहा ले लो। आपने बोला आपकी फीस कितनी है, मैंने कहा 20,000 रुपए। आपने कहा ठीक है, 1,000 रुपए एडवांस ले लो, बाकी फीस मैं बाद में दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, कल से डेमो पे आना शुरू कर दो और पढ़ाई चालू कर दो। उसने कहा ठीक है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, पैसा आ गया। मेरी ड्यूटी क्या है? पढ़ाना। उस बच्चे की ड्यूटी क्या है? फीस देना। क्या उसकी ड्यूटी पूरी हो गई? क्या उसने मेरे को पूरी फीस दे दी? नहीं, उसने अभी खाली 1,000 रुपए दिए 20,000 में से। क्या मेरी पूरी ड्यूटी हो गई? क्या मैंने आपको पूरा कोर्स करा दिया? नहीं, मेरी ड्यूटी भी पेंडिंग है, मेरी भी ड्यूटी पेंडिंग है, उसकी भी ड्यूटी पेंडिंग है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू फुलफिल द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। अगर दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। तो एग्जीक्यूटेड वो जिसमें दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, एग्जीक्यूटरी वो जहां पे दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। नेक्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, जो ऊपर पड़ा सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सैटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेट डाउन सेक्शन 10 आर एनफोर्सेबल इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इन अ कोड ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज समझना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? बड़े ध्यान से सुनना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिस टाइम पे किए गए थे उस टाइम पे वैलिड थे, बाद में किसी रीजन की वजह से वो इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड होते हैं, जो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं? इनवैलिड होते हैं। जैसे एग्जांपल, ए ने बी को बोला तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे। बी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं गिन दूंगा। क्या ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही पॉसिबल है? नहीं, ये स्टार्टिंग से ही क्या है? इम्पॉसिबल। दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन केस 2, ए और बी के बीच में शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आज से 6 महीने बाद हम शादी करेंगे। अच्छा, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ सब कुछ ओके था, कंपीटेंट पार्टी थे, फ्री कंसेंट थी, सब कुछ था, है ना। 6 महीने बाद शादी होनी है, 3 महीने बाद ही लड़का लड़की कहीं घूमने जा रहे थे और कार का एक्सीडेंट हो गया और लड़के की याददाश्त चली गई और लड़का अनसॉन माइंड हो गया। लड़का क्या हो गया? अनसॉन माइंड। इसका मतलब लड़का, जिस टाइम लड़के ने कॉन्ट्रैक्ट करा था शादी का, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन लड़का बाद में दिमाग से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई तो वो अनसॉन माइंड हो गया। तो अनसॉन माइंड हो गया, इसका मतलब वो इनकम्पिटेंट पार्टी हो गया, और इनकम्पिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो गया। तो जिसका मतलब जिस टाइम एग्रीमेंट किया गया था शादी का, उस टाइम पे वो एग्रीमेंट वैलिड था, लेकिन बाद में क्योंकि लड़का अनसॉन माइंड हो गया तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फर्क समझ आ गया। वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने जुपिटर वाला दिया या आसमान में तारे गिन के दिखा वो वाला दिया, तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जो स्टार्टिंग से पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन जो जिस टाइम किए गए थे उस टाइम पॉसिबल थे, बाद में इम्पॉसिबल होते हैं, हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल और लेके बात करते हैं। एग्जांपल, ए ने बी को बोला कि भाई मेरे को 5 केजी प्लास्टिक बैग्स चाहिए। क्या चाहिए? 5 केजी प्लास्टिक बैग्स। बी कहता है ठीक है मैं 3 महीने बाद सप्लाई करूंगा। बी क्या कहता है? मैं 3 महीने बाद सप्लाई करूंगा। इसका मतलब ए ने ऑफर दिया प्लास्टिक बैग्स खरीदने का, बी ने क्या दी? एक्सेप्टेंस। 3 महीने बाद बी ने सप्लाई करनी थी। देखो मैं लिख के दिखाता हूं। ए ने बी को ऑफर दिया कि मुझे प्लास्टिक बैग्स चाहिए 5 केजी। बी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा। तो ए हो गया ऑफर, बी हो गया ऑफरी। अच्छा, और बी ने बोला कि मैं विद इन 3 मंथ सप्लाई कर दूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके 3 महीने में,
लेकिन जब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके 1 महीने बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आ गई कि आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है, आज से प्लास्टिक बैग्स बैन है। इसका मतलब अब वो प्लास्टिक बैग बी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने, सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग को अनलॉफुल कर दिया है। इसका मतलब जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम वैलिड था, बाद में ये एग्रीमेंट इम्पॉसिबल हुआ है, इनवैलिड हुआ है बिकॉज ऑफ इलीगैलिटी, क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया। इसका मतलब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हुआ है। तो ले देखिए, वॉइड एग्रीमेंट वो है जो स्टार्टिंग से ही पॉसिबल नहीं है, वॉइड वैलिड एग्रीमेंट वो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिस टाइम किए गए थे उस टाइम पॉसिबल थे, बाद में इम्पॉसिबल या अनलॉफुल होते तो उन्हें बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने फर्क बता दिया। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको एक दुखी पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए। नाम से क्लियर हो रहा है ना, वॉइडेबल, जिसको वॉइड मींस यूजलेस, व्यर्थ, जिसको वॉइड किया जा भी सकता है और नहीं भी, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं एक शॉप के पास गया, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे को मान लो वॉचेस का बहुत शौक है, मेरे को किसी ने बोला, मेरे एक दोस्त ने बोला कि भाई सो एंड सो शॉप के ऊपर ना जैपनीज वॉच मिल रही है बहुत सुंदर 500 रुपए की। मैं बड़ा खुश, जैपनीज वॉच 500 रुपए की, मैं फटाफट खरीदने गया। जब मैं उस घड़ी को खरीदने गया तो मैंने उसको बोला भैया एक जैपनीज वॉच दे दो 500 रुपए की, मेरे दोस्त ने बताया आपकी दुकान पे मिलती है। उसने मेरे से 500 रुपए लिए, मेरे को घड़ी दे दी। अब मैं मजे से पहन के उस घड़ी को घूम रहा हूँ और मैंने कहा भाई मजा आ गया, 500 रुपए में जैपनीज वॉच मिल गई। मैं मजे से पहन के घूम रहा हूँ, मीनवाइल मेरे को मेरा एक दूसरा फ्रेंड मिला, उसने मेरे को बोला भाई घड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, कहां से लाया है? मैंने कहा भाई उस दुकान से लेके आया हूं, 500 रुपए में उसने मेरे को जैपनीज वॉच दे दी। तो मेरा दूसरा दोस्त हंसने लगा, वो कहता है कि भाई पागल है तू, वो जैपनीज वॉच नहीं है, वो चाइनीज वॉच है, वो जैपनीज का ठप्पा लगा लगा कर बेच रहे हैं कि ये जैपनीज है, लेकिन एक्चुअल में वो वॉच क्या है? चाइनीज। एक्चुअल में वो वॉच क्या है? चाइनीज, और उसने तेरे को जैपनीज बोल के बेच दी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि मैं उस घड़ी को लूं, उस दुकानदार के मुंह पे मार के हूं, भाई तूने मेरे को पागल समझा, चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेच दी, मेरे को मेरे पैसे वापस कर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सोचता हूं कि यार ठीक है, उसने मेरे को चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेच दी, लेकिन सुंदर भी लग रही है, और उसने कौन सा मेरे से पैसे जैपनीज वाले लिए हैं? चाइनीज वाले लिए हैं। छोड़, पहने रख, क्या फर्क पड़ता है? छोड़, पहने रख, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन है, दुखी पार्टी कौन है यहां पे? मैं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाऊं या वॉइड बनाऊं। अगर मैं उस दुकानदार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता और सोचता हूं ठीक है जो घड़ी दी है ठीक है, चल छोड़, जो हो गया सो हो गया, पहने रहो, इसका मतलब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दिया। लेकिन केस 2, मैं चुपचाप, मैं खुंदक में जाता हूं उस दुकानदार के पास और उसको जाके बोलता हूं पकड़ अपनी घड़ी, मेरे को मेरे पैसे वापस कर, तूने मेरे को चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेच दी। इसका मतलब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना दिया। तो इसका मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए चाहे तो वॉइड बनाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है इलीगल एग्रीमेंट। कहता है एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल इज इलीगल एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अनलॉफुल मींस जो स्टार्टिंग से अलाउड नहीं है, इलीगल तरीके से। जैसे एग्जांपल, ए बी को बोलता है कि भाई तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, उसका मर्डर कर दे। अब इनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है ये स्टार्टिंग से ही क्या है? इलीगल, तो ये अनलॉफुल माना जाएगा। अच्छा, जो एग्रीमेंट इलीगल है वो हमेशा वॉइड होगा, लेकिन जो एग्रीमेंट वॉइड है वो जरूरी नहीं है इलीगल होगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए और बी के बीच में मर्डर का एग्रीमेंट हुआ, ये इलीगल भी है और वॉइड भी है, यूजलेस भी है, क्योंकि हमारी सरकार अलाउ ही नहीं करेगी। लेकिन केस 2, एक माइनर एक दुकान से जाके चीज खरीदता है, तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। उसने कोई क्राइम थोड़ी करा, माइनर ने अगर जाके चीज खरीदी है, तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है। तो इसका मतलब जो इलीगल एग्रीमेंट है वो हमेशा वॉइड होगा, लेकिन जो वॉइड एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं है इलीगल होगा। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। तो अभी मैंने बताया ए और बी के बीच में जो मर्डर करने का एग्रीमेंट हो वो इलीगल भी और वॉइड भी है। लेकिन एक माइनर दुकान से जाके कोई चीज खरीदता है या कोई अनसॉन माइंड दुकान से जाके कोई चीज खरीदता है, दैट इज वॉइड बट नॉट इलीगल। फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं दो तरीके के, एक आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक आता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे एक पार्टी, यूनि मीन सिंगल, जहां पे एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया लेकिन दूसरे पार्टी की ड्यूटी पेंडिंग है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जहां पे एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया लेकिन दूसरे पार्टी की ड्यूटी पेंडिंग है। एग्जांपल, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आए,
आपने मेरे को बोला आपसे क्लास लेनी है, आपकी फीस कितनी है, मैंने बोला 20,000 पे, आपने मेरे को 20,000 पे पकड़ा दिए, लेकिन मैंने अभी आपको क्लासेस नहीं कराई, मैं तो कोर्स 4 महीने बाद ही खत्म कराऊंगा। इसका मतलब एक पार्टी की ड्यूटी पूरी हो गई उस बच्चे की, लेकिन मेरी तरफ से ड्यूटी पूरी नहीं हुई। दिस इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यूनिलेटरल। तो बच्चा बोलता है इस वाले में और जो ऊपर आपने बताया था फर्क क्या था? ऊपर वाले एग्जाम्पल में बच्चे ने पूरी फीस नहीं दी थी, खाली 1,000 रुपए फीस दी थी, और मैंने भी पूरा नहीं पढ़ाया था, इसलिए वो क्या था? इसलिए वो एग्जीक्यूटिव था, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस पेंडिंग थी। लेकिन इस वाले एग्जांपल में बच्चे ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी ना, पूरी फीस दे दी, मेरी तरफ से पेंडिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल। और बायलेटरल क्या होता है? जहां पे दोनों पार्टी की ड्यूटी पेंडिंग है। तो ये तो सर अभी आपने ऊपर पढ़ाया था, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट भी वही होता है जहां पे दोनों की पेंडिंग है, तो और बायलेटरल भी वही है जहां पे दोनों की पेंडिंग है। यस, इसीलिए देखो लिखा भी हुआ है, दे आर देयर फॉर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है। तो ले दे के जहां पे दोनों पार्टी की ड्यूटी पूरी हो जाती है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, जहां पे दोनों पार्टी की ड्यूटी पेंडिंग उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। ये बात समझ आती है? अब तुम्हारे टाइप्स ऑफ कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब खत्म हो गए, अब हम ऑफर से पढ़ेंगे। ऑफर से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक सब क्या हो गया? खत्म। ठीक।